साथियों नमस्कार। आज की क्लास भारत के इतिहास के एक महानतम शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के विषय पर आधारित है, जिनकी तुलना अशोक महान एवं अलेक्जेंड्रिया के शासक सिकंदर के साथ साथ की जाती है। अकबर को महान अकबर की कुछ नीतियां बनाती हैं एवं भारतीय क्षेत्र के अंदर उनके द्वारा किए गए कुछ अविस्मरणीय कार्यों के कारण अकबर को याद किया जाता है या अकबर का नाम इतिहास में अमर है। कहा जाता है कि वैसे तो ये हुमायूं की संतान थे, किंतु एक राजकुमार को अपने पिता से विरासत में जो भी प्राप्त होता है, ऐसा कुछ अकबर को प्राप्त नहीं हुआ, सिवाय कुछ विवादित भूमियों के एवं कुछ विवादित रिश्तों के। हुमायूं के देहांत के बाद अकबर महज 14 वर्ष के थे और इतनी कम उम्र में वो भारत का शासन संभालने के योग्य नहीं थे। अतः बैरम खान की अधीनता में ही उन्होंने कुछ युद्धबाजी की कला एवं प्रतीकात्मक शासन भारत का चलाया, किंतु आगे जाकर धीरे धीरे अकबर ने भारतीय क्षेत्र की संपूर्ण महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एवं मुगल प्रभुसत्ता का वो एकमात्र एकाधिकार या अकेले एकाधिपति बन गए और सुचारू रूप से वर्ष 1560 के बाद उन्होंने भारत का शासन चलाया। प्रिय साथियों, बिना एक भी समय या बिना एक भी शब्द अकबर की मनसबदारी व्यवस्था पर बोले या अकबर के इबादत खाने, दीन ए इलाही, युद्ध नीति, गुजरात अभियान, मालवा अभियान, अहमदनगर अभियान पर बिना एक भी शब्द खर्च किए, पहले मैं अकबर के चारित्रिक विशेषताओं से या अकबर के व्यक्तित्व से आपको अवगत कराऊंगा, क्योंकि जब तक हम किसी ऐसे शासक का जिसे इतिहास महान बोलता है, उसका जब तक हम चारित्रिक विश्लेषण नहीं कर देते, तब तक हमारी समझ उस पर्टिकुलर किंग के या उस शासक के ऊपर अधूरी रहती है। जिस प्रकार हम गांधी जी के संघर्षों को पढ़ने से पहले उनके स्वावलंबन का सिद्धांत, सत्याग्रह का सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत, उपवास का सिद्धांत, इस प्रकार के सिद्धांतों को पहले हम देखते हैं जिसका उन्होंने इंप्लीमेंटेशन किया था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, उसी प्रकार अकबर ने भी अपने जीवन के 50 वर्ष भारत को दिए थे और इस दिशा में मुगल शासकों में औरंगजेब के साथ साथ अकबर का नाम लिया जाता है, क्योंकि कमोवेश औरंगजेब ने भी 50 वर्ष भारत पर शासन किया था। तो ऐसे में जब हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे तो पहले उसकी चारित्रिक विशेषताओं को समझना आवश्यक है और चारित्रिक विशेषताओं को बतलाते हैं अकबर से जुड़े कुछ किस्से, कुछ कहानियां। और जैसा कि हिस्ट्री की डेफिनेशन ही है कि अ स्टोरी विद अ मैसेज, तो अकबर के जीवन से जुड़ी जो भी स्टोरी रही थी वो ही एक संदेश के रूप में अकबर के लिए उन्होंने काम किया। और जब ये कहा जाता है कि परिस्थितियों ने ही अकबर को बनाया, तो हम ये जानेंगे कि वे क्या परिस्थितियां रहीं जिन्होंने अकबर को अकबर द ग्रेट बनाया। सर्वप्रथम अकबर से जुड़ा एक बेहद ही रोचक प्रसंग है और इस प्रसंग को मैं आपके समक्ष रखूंगा। कहते थे कि इन्हें शिकार खेलना बहुत पसंद था और एक बार ये शिकार खेलते खेलते बुंदेलखंड क्षेत्र में चले गए और अकबर का एक सेनापति, ये दोनों अपनी बाकी टीम के लोगों से अलग हो गए और रास्ता भटक गए। रास्ता भटकने के बाद यह लोग जंगल के अंदर की तरफ चले गए और वहां से अब इन्हें कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। कहा जाता है कि अकबर को बड़ी भीषण प्यास लगी और यह प्यास असहनशील स्तर तक पहुंच गई और अकबर ने अपने सेनापति से बोला कि उनके लिए
जल्द से जल्द जल का प्रबंध किया जाए। सेनापति को अकबर की बात मानना जरूरी था वो तो, क्योंकि जहांपना की बात को इग्नोर नहीं कर सकते थे। तो सेनापति ने अकबर से बोला कि महाराज, मैं आगे की तरफ जाता हूं, संभवतः वहां कोई गांव दिखेगा और गांव में मैं जल का प्रबंध करता हूं। तो अकबर भी उसके साथ साथ चले गए और थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक कुआं नजर आया और उस कुएं में एक बूढ़ी महिला पानी भर रही थी। जैसे ही दोनों उस बूढ़ी महिला के पास पहुंचे तो बूढ़ी महिला के पास मिट्टी के 2 घड़े थे और उन दोनों घड़ों में पानी भरा हुआ था। अकबर ने अपने सेनापति से बोला कि वो उस बूढ़ी महिला से कहें कि वो उन्हें पानी दे। तो चूंकि वो बूढ़ी महिला कम सुनती थी, सेनापति ने बूढ़ी महिला से जब पानी मांगा तो पहली बार उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सेनापति को लगा कि बूढ़ी महिला जानबूझकर उन्हें इग्नोर कर रही है। ऐसे में वो उस बूढ़ी महिला के पास गए और उन्होंने तेज आवाज में बोला कि ए बुढ़िया, हमें पानी दे। अब की बार बुढ़िया ने सुन लिया और उस बूढ़ी महिला ने पीछे घूमा और जब उसके कानों में बात कही कि ए बुढ़िया पानी दे, तो कहते हैं कि वो बुंदेलखंड की बूढ़ी महिला थी। और चूंकि बुंदेलखंड में भारत का स्वाभिमान बसता है और कितने भी बड़े बड़े राजा आए हों, बुंदेलखंड के आगे उन्हें नतमस्तक ही होना पड़ा है, बुंदेली योद्धाओं के आगे। जब उस बूढ़ी महिला ने देखा कि उनसे वो इस लहजे में बात कर रहा है, तो उसने मिट्टी का घड़ा उठाया पानी का और उसके सामने फेंक दिया। पानी पूरा नीचे फैल गया और बूढ़ी महिला ने बोला, अब पानी पी ले। सेनापति को बहुत अपमान महसूस हुआ। एक तो वैसे ही प्यास से, ऊपर से कोई इस तरह से उनका तिरस्कार कर रहा है। आगरा होता या दिल्ली होता या मुगलिया कोई हिस्सा होता तब तो उनके लिए रूअफ़ज़ा और शरबत की व्यवस्था हो जाती, किंतु यहां तो पानी कोई महिला फेंक के दे रही है। सेनापति जब महिला पे गुस्सा हुए तो अकबर ने सेनापति को रोक दिया और वो उस महिला के पास गए और अकबर ने अपना जो इंट्रोडक्शन दिया उस महिला को। तो मैं जब ये कह रहा हूं कि अकबर को समझने के लिए पहले हमें आवश्यक है कि शासकों के बारे में उनका व्यक्तित्व एवं चारित्रिक विशेषताओं को जाने, नहीं तो फिर इतिहास केवल ईयर्स पर आधारित हो जाता है कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, 1605 में अकबर की डेथ हुई, 1556 में पानीपत का युद्ध हुआ। केवल हम इन्हीं छोटे मोटे सन से हम अकबर को जान पाते हैं। तो समझने के लिए हमें उनका पूरा संपूर्ण व्यक्तित्व को समझना आवश्यक होता है। अकबर ने उस बूढ़ी महिला के पास गए और दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने उस बूढ़ी महिला से बोला कि माँ, हमें पानी दीजिए, क्योंकि हमें बहुत तेज प्यास लगी है और अगर आप पानी नहीं देंगी तो हो सकता है कि हम लोग जीवित भी ना बच पाएं। और अकबर ने बड़ी भावुक निवेदन किया और अकबर ने अपना इंट्रोडक्शन में बोला कि मैं मुगल शासक अकबर का सेनापति हूं। यानी अकबर ने यह नहीं बोला कि वो खुद अकबर है, उन्होंने बोला कि मैं मुगल शासक अकबर का सेनापति हूं। बूढ़ी महिला ने बोला कि तुम बड़े ही अच्छे लहजे में बात कर रहे हो और केवल मैं तुम्हारे कारण पानी दे देती हूं दोनों को। बूढ़ी महिला ने दोनों की प्यास बुझाई। प्यास बुझाने के बाद अकबर ने उस महिला को धन्यवाद दिया, लेकिन प्यास बुझाने यानी कि जीवन बचाना, इसके एवज में क्या सिर्फ धन्यवाद दे देना ही किसी को उसके लिए रिवॉर्ड होता क्या? शायद नहीं। अकबर इतना अपने आप को उन्होंने एहसान के बोझ तले दबा हुआ माना कि उन्होंने उस महिला से बोला कि आप मां बताइए आपको क्या चाहिए, आप जो मांगेगी मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि मैं मुगल शासक अकबर का सेनापति हूं और अकबर मेरी बात को कभी फरामोश नहीं करते। उस बूढ़ी मां ने बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यही बीहड़ों में खुश हूं। उन्हें रहा नहीं गया। उन्होंने बोला, नहीं मां, आप कुछ मांगिए और आपकी हर प्रकार की सहायता करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। तो फिर उस बूढ़ी मां ने बोला कि मेरे बेटे का देहांत हो चुका है, तो आप मेरे पोते को दरबार में रखवा लीजिए या नौकरी दिलवा दीजिए। अकबर ने बोला, ठीक है, आप अपने पोते को आगरा भेजना
और अकबर ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाल करके उस बूढ़ी महिला को दे दी और बोला, जब ये आपका पोता मिलने के लिए आए तो उन्हें ये बोल देना कि अंगूठी मुझे दिखा दे, जिससे मैं समझ जाऊंगा। बूढ़ी महिला चली गई। जाके बूढ़ी महिला ने अपने पोते को अंगूठी दी। बोला, एक भला आदमी मिला था, उसने अंगूठी दे के गया और बोला कि तुम्हें नौकरी पर रख लेगा और अकबर से तुम्हारे नाम की वो सिफारिश करेगा। उस समय भी सरकारी नौकरी जो होती थी वो बहुत ही प्रेस्टिजियस मानी जाती थी, जैसी आज मानी जाती है। अकबर के दरबार में नौकरी मिलना मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब लगना जैसा बराबर, जिसे इक्वल माना जाता था उस समय भी। तो उस बच्चे का नाम था महेश दास, जिसे आगे जाकर आप बीरबल के नाम से जानते हो। तो कहा जाता है कि फिर वो बच्चा गया और वो अकबर से डायरेक्ट नहीं मिला। अकबर के, चूंकि उनके पिताजी की तो डेथ हो ही चुकी थी, अकबर के दरबार के बाहर उसने पान की एक छोटी सी गुमटी लगाई और वो अकबर के दरबार में पान भेजा करता था। तो कहा जाता है कि एक बार उसने अकबर के पान में अधिक चूना लगा दिया, जिससे अकबर का हल्की सी जवान कट गई। तो अकबर ने उन दो सेनापतियों को, जिन्होंने पान लेकर आया था, उन दोनों को 1-1 किलो पान लेके आने के, 1-1 किलो चूना लेके आने के लिए बोला। दोनों ही दरबारियों ने 1-1 किलो चूना लेकर आए। जब वो चूना लेने के लिए गए बीरबल की शॉप पर, तो बीरबल ने बोला कि इस 1 किलो चूने को जहां पना क्यों मंगा रहे हैं? उन्होंने बोला कि बस, उन्होंने तो बोला कि लेके आओ। बीरबल ने बोला कि कल के पान में मैंने चूना ज्यादा डाल दिया था, अतः जहां पना तुम दोनों को चूना खिला के मार डालेंगे। वो डर गए और उन्होंने बीरबल से बोला कि आप कोई उपाय बताओ। बीरबल ने बोला कि दोनों पेट भर के घी पी लो और उनके सामने चूना खा लेना, जिससे तुम सबकी जान बच जाएगी। दोनों ने ऐसा ही किया। दोनों ने घी पी लिया और वहां जाके वही हुआ। अकबर ने बोला दोनों को चूना खाने के लिए, और चूना खिला के अकबर मार डालना चाहते थे। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि उस समय के कुछ जो दंड की प्रकृति थी वो बहुत क्रूएल या निर्दयी थी। जब दोनों ने चूना खा लिया और बचकर आ गए कुछ दिनों बाद, तो अकबर ने बोला कि तुम कैसे बच गए? तो उन्होंने बीरबल की युक्ति बतलाई कि बीरबल ने हमारा जो था वो हमें ये उपाय बतलाया था। अकबर ने बीरबल को हाजिर होने के लिए बोला। फिर बीरबल ने अकबर को वो अंगूठी दिखाई। अकबर ने बोला कि आपने डायरेक्ट मुझे ये अंगूठी क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि मैंने तो आपको सीधा दरबार में उपस्थित होने को बोला था। तो बीरबल ने एक बात बोली। बीरबल ने बोला, जहां पना, जब आप अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे थे वहां, जब आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, तो हम तो स्वाभिमानी लोग हैं, हम तो बुंदेलखंड से हैं, हम क्यों अपना इंट्रोडक्शन जो है वो डायरेक्ट दे दें? हम भी योग्य व्यक्ति हैं और हमारी जो योग्यता है वो हमने अभी आपको दिखलाई। ऐसे में आपके सामने सीधा मिलने से बेहतर था कि इस माध्यम से आपसे मिला जाए। अकबर बीरबल से काफी प्रसन्न हुए और बीरबल को उन्होंने नौकरी पे रखा। यहां पर हमें समझ आता है कि अकबर का जो व्यक्तित्व था वो मानववादी था और वो शौक देने में या अपनी पब्लिक को एक प्रकार से कहें कि सरप्राइज करने में वो बिलीव रखते थे, और साथ ही दंड की प्रकृति को उन्होंने क्रूएल बनाए रखा था, जैसा कि उनसे पहले के शासक करते आ रहे थे। इसी दरमियान हम अकबर से जुड़े कुछ अन्य किस्सों को भी देखते हैं, जिसमें उन्हें जब अकबर की टाइटल या अकबर की उपाधि दी थी, जब उन्होंने जजिया कर खत्म कराया था। जजिया कर खत्म किस प्रकार अकबर ने कराया था, उसे हम अकबर की धार्मिक नीति में देखेंगे। यहां हमें यह समझना होगा कि जब अकबर ने भारत के साम्राज्य को संभाला, तो उस समय बैरम खान अकबर के अंगरक्षक के रूप में एवं अकबर के अभिभावक के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे। वर्ष 1556 में हेमू विक्रमादित्य
जो आदिल शाह सूरी का ही दरबारी था और एक नमक का व्यापारी हुआ करता था। आगे जाकर के वो अपनी काबिलियत से सूर्य साम्राज्य का मुख्य सलाहकार बन गया था। किंतु जब हुमायूं ने आदिल शाह सूरी को हराया और हुमायूं का खुद भी पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर देहांत हो गया 1556 में, तो ऐसे में हेमू विक्रमादित्य को लगा कि अकबर तो चूंकि 14-15 साल का एक बालक है, उसको तो इजीली हराया जा सकता है, क्यों ना अकबर के विरुद्ध युद्ध का या जंग का ऐलान करके मुगलों को हराकर वह फिर से गद्दी संभालना चाहता था। फिर से गद्दी मतलब आदिल शाह सूरी भले सब चला रहे थे, किंतु हेमू विक्रमादित्य एक महत्वपूर्ण पद पर था। तो ऐसे में वो अब इस बार शासक बनकर जिम्मेदारी संभालना चाहता था। तो हेमू विक्रमादित्य ने वर्ष 1556 में मुगलों के विरुद्ध जंग का ऐलान किया और यह युद्ध भारत के इतिहास में पानीपत के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और कौन सा है पानीपत का युद्ध? तो सेकंड या पानीपत का द्वितीय युद्ध। प्रथम जैसा कि हम पढ़ चुके थे इब्राहिम लोदी बाबर 1526, तो यह 1556 यानी कमोबेश 30 वर्षों के बाद पानीपत का युद्ध हुआ दूसरी बार, और यह हुआ हेमू विक्रमादित्य वर्सेस अकबर में। चूंकि अकबर की उम्र महज 14 से 15 वर्ष थी, तो अकबर तो लड़ने गए नहीं। अकबर के स्थान पर यहां बैरम खान नेतृत्व कर रहे थे, किंतु नाम अकबर का था क्योंकि हुमायूं के वो ही वंशज थे। हेमू विक्रमादित्य से जुड़ा पेपर में अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए यहां आपको याद रखना जरूरी है कि इन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल एडॉप्ट किया हुआ था। इन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल या उपाधि ले रखी थी। इससे पूर्व आप गुप्त शासकों को विक्रमादित्य की उपाधि लेते आपने सुना होगा। आपने एनसीईआरटी की बुक में कई विक्रमादित्य नाम के शासकों को आपने देखा होगा, या आपने उनके बारे में सुना होगा, या किस्से कहानियां आप लोगों ने सुनी होगी। आपने यहां उज्जैन में भी राजा विक्रमादित्य के बारे में सुना होगा, जिन पर एक पुस्तक सिंहासन बत्तीसी आधारित है। तो हेमू विक्रमादित्य ने भी विक्रमादित्य का टाइटल धारण किया, किंतु इसने तो 1556, 1555, 1550 के आसपास धारण किया, यानी करीब करीब 1400-1500 साल पहले जो विक्रमादित्य का टाइटल फेमस हुआ करता था, उसको पुनर्जीवित करने का काम किया था हेमू विक्रमादित्य ने। और इस तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये 14वां व्यक्ति था, ये 14वां ऐसा व्यक्ति था जिसने विक्रमादित्य का टाइटल धारण किया था। यानी इससे पूर्व 13 ऐसे और शासक रहे हैं भारत के इतिहास में जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उसमें से हेमू विक्रमादित्य 14 था। इस युद्ध में हेमू हार गया, हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया और हेमू को मृत्युदंड दिया गया। हेमू को हराने के बाद हेमू के जो क्षेत्र थे पूर्वी हिस्से, वह भी मुगलों के अधीन आ गए और इस तरह अकबर ने अपना पहला ही संघर्ष सफलतापूर्वक जीत लिया। भले प्रतीकात्मक रूप से जीता हो, किंतु जीत लिया, भले मेहनत उसमें बैरम खान की हो। अब यहां पर एक चीज जानने लायक है, चूंकि ये कॉन्सेप्ट इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, 1556 से 1560 का जो दौर है, ये जो 4 वर्ष है, इन 4 वर्षों में बैरम खान ने लगभग सभी महत्वपूर्ण निर्णय एवं सभी महत्वपूर्ण पदों को उन्होंने संभाला। और कई दफा ऐसा भी होता था कि वो अकबर की माताओं को, यानी कि हुमायूं की विधवा पत्नियों की बातें नहीं मानते थे, किंतु वो अकबर से बड़ा प्रेम करते थे। ये बात सत्य है। इवन अकबर को घुड़सवारी भी बैरम खान ने सिखाई, अकबर को तलवारबाजी की कला भी बैरम खान ने सिखाई। तो ये अकबर से तो बड़ा इन्हें लगाव था, किंतु अकबर की माताओं की बात नहीं मानते थे। यहां पर अकबर की माताओं ने अकबर को भड़काया कि भाई जहां भी लड़ाई होती है बैरम खान खुद जाते हैं,
खुद वो मेहनत कर रहे हैं, हर चीज वो खुद ही करते हैं, डिसीजन भी वही लेते हैं। तो कल को ऐसा ना हो कि बैरम खान अकबर की हत्या करके खुद ही भारत का शासक बन जाए। वो बिल्कुल हो सकता था, इतिहास ऐसे ही लोगों से भरा पड़ा है। तो अकबर की माताएं इस बात को जानती थी, इसलिए अकबर की माताओं ने अकबर को भड़काया और उन्हें बोला कि बैरम खान को सभी पदों से तत्काल मुक्त करो। और अब आप इस आयु में पहुंच चुके हो कि आप पद को संभाल सको, नहीं भी संभाल पाओ तो भी आपकी दूसरे एडवाइजर्स आपकी हेल्प करेंगे, किंतु बैरम खान को जल्दी से पद से हटाया जाए। अकबर अपनी माताओं के कहने पर आ गए और उन्होंने बैरम खान को सभी पदों से मुक्त कर दिया। इस बीच बैरम खान का एक हल्का सा संघर्ष भी हुआ था अकबर से। अकबर ने बैरम खान के आगे कुछ रास्ते रखे। उन्होंने बोला कि या तो आप कोई छोटा मोटा पद लेकर मुगल साम्राज्य में रह लो या फिर आप मक्का चल जाओ। तो कहते हैं कि बैरम खान ने दूसरा रास्ता ज्यादा ठीक समझा और बैरम खान मक्का चले गए और वहीं पर बैरम खान का देहांत हो गया। और इस तरह अकबर वर्ष 1560 आते आते तक भारत के शासक बन गए। वह निर्विरोध या निर्विवादित उन्होंने अपने क्षेत्र का शासन संभाला। उस समय अकबर का कोई विरोधी नहीं था, केवल उनका फोस्टर ब्रदर, उनका यूं कहें कि सौतेला भाई अदम खान, बस उसने ही कुछ चुनौतियां दी अकबर को। इसके अलावा अकबर का शासन सभी ने स्वीकार किया और सभी अकबर का सम्मान करते थे। तो वर्ष 1560 में अकबर ने अपना राज्याभिषेक करवाया। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर ने का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ था? तो ये 2 बार हुआ था। दूसरी बार अकबर का राज्याभिषेक वर्ष 1560 में हुआ था। जैसे ही अकबर शासक बने, उन्होंने कुछ युद्ध अभियान प्रारंभ किए क्षेत्र को जीतने को लेकर के। और अकबर के जो युद्ध अभियान थे, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यूं तो अकबर ने सबसे पहले सैन्य अभियान गुजरात पर चलाया था, किंतु वो सैन्य अभियान एक बहुत छोटा सैन्य अभियान था। व्यवस्थित रूप से गुजरात पर अभियान अकबर ने 1572 में चलाया था, 1572 में। तो इसलिए यहां पर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने सबसे पहला अभियान किस पर चलाया था, तो आंसर गुजरात ही होगा। क्योंकि 1572 ईयर देखकर लोग मालवा टिक कर देते हैं या लोग मालवा आंसर लगा देते हैं, क्योंकि मालवा में 1561 में उन्होंने अभियान चलाया था, मालवा अभियान। जबकि वास्तव में उस मालवा से भी पहले अकबर ने गुजरात के लिए भी एक छोटा सा अभियान चलाया था जो असफल रहा था। तो अकबर का पहला अभियान गुजरात अभियान था और अंतिम अभियान असीरगढ़ का अभियान था, असीरगढ़ के किले का अभियान, जिसके बाद अकबर की डेथ हो गई थी। तो पहला और अंतिम अभियान, अगर आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं या कोई अदर स्टेट सर्विस का पेपर दे रहे हैं जिसमें स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता हो, तो उसमें स्टेटमेंट में फंसा सकते हैं कि मालवा पहला अभियान था या गुजरात अभियान पहला था या मेवाड़ का पहला अभियान था। ऐसा करके स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है। या फिर चेंज करके यह भी प्रश्न दे सकते हैं कि भाई अकबर का जो अंतिम अभियान था वह चित्तौड़गढ़ का अभियान था, या फिर अकबर का अंतिम अभियान गढ़कटंगा का अभियान था। तो वो भी आपको याद होना चाहिए। अंतिम अभियान असीरगढ़ का अभियान था। तो गुजरात का अभियान उनका चूंकि पहला अभियान था, उसके बाद चूंकि वो असफल रहा, वर्ष 1561 में अकबर ने मालवा पर अपना सैन्य अभियान चलाया। यहां पर मालवा की राजधानी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग मांडवगढ़ टिक करके आ जाते हैं या मांडवगढ़ या मांडू ऑप्शन में दे देते हैं, तो लोग उसे मांडू टिक करके आ जाते हैं, श्योरिटी से बोलते हैं सही है। किंतु एक बार ऐसा हो चुका है, शायद बीपीएससी के पेपर में हुआ था कि मांडवगढ़ ऑप्शन में था किंतु कमीशन ने सारंगपुर माना था। आंसर सारंगपुर है इसका। इसलिए हम स्पष्ट कर दूं, मांडवगढ़ उनके लिए एक हिल स्टेशन टाइप या कहें कि वो एक पिकनिक स्पॉट था मालवा के शासकों के लिए, कि वो वहां जाया करते थे, कुछ समय व्यतीत किया करते थे। अच्छे अच्छे महल थे, किले थे, वो सब थे। नर्मदा का विहंगमय दृश्य था।
किंतु प्रशासन सारंगपुर से चलता था। तो मालवा की कैपिटल थी सारंगपुर, वर्तमान में राजगढ़ जिले में सारंगपुर। तो जो अकबर का अभियान हुआ था वह सारंगपुर में ही हुआ था। इस अभियान में अकबर ने अपने सेनापति आसिफ खान को, जिसने आगे जाकर के गढ़कटंगा अभियान भी चलाया था, उसको भेजा था। तो मालवा अभियान में अकबर विजयी रहा और मालवा के शासक बाज बहादुर, जैसा कि आप जानते हैं एक संगीत प्रेमी व्यक्ति थे बाज बहादुर। उनकी पत्नी रानी रूपमती के बारे में आपने जरूर सुना होगा। रानी रूपमती और उनको से जुड़े काफी प्रेम प्रसंग जो हैं वो बहुत चर्चित हैं। उनके ऊपर कई कवियों ने भी अपनी कविताएं लिखी हुई हैं। तो बाज बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया और अकबर ने बाज बहादुर को अपने दरबार में बुलाया और उन्हें कुछ मनसबें दी या उन्हें कुछ मनसबों का दर्जा दिया था। तो बाज बहादुर मालवा के शासक थे और अकबर का पहला अभियान जो था, या यूं कहें कि गुजरात के बाद जो पहला अभियान था वह अभियान मालवा का अभियान था, जिसमें अकबर विजयी हुआ और मालवा की कैपिटल जो सारंगपुर थी इस पर आधिपत्य स्थापित किया अकबर ने। इसके बाद अकबर का जो अगला संघर्ष हुआ वह मंडला या गढ़कटंगा में हुआ। गढ़कटंगा या मंडला के क्षेत्र में हुआ। मंडला के क्षेत्र में रानी दुर्गावती का शासन था। रानी दुर्गावती का शासन था और इसका नेतृत्व भी आसिफ खान ने किया था। रानी दुर्गावती कहते हैं कि इनका जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था और पिताजी ने उनका नाम दुर्गावती रखा और बचपन से ही ये बहुत ही प्रभावशाली बालिका थी और कई युद्ध नीतियां, घुड़सवारी, तलवारबाजी इनको अच्छे से आया करती थी। आगे जाकर वो गढ़कटंगा की शासिका बनी। जब अकबर ने गढ़कटंगा पर अभियान चलाया या मंडला पर अभियान चलाया तो इसमें उन्होंने पुरजोर तरीके से अकबर की सेना का या मुगल सेना का विरोध किया, किंतु इस पूरे अभियान में रानी दुर्गावती लगभग पराजित होने की कगार पे आ गई। तो दुर्गावती ने अपनी सेनापति से बोला कि वो कटार घोंपकर दुर्गावती की हत्या कर दें, क्योंकि वो जीते जी नहीं आना चाहती थी मुगल सेना के हाथों। जैसा कि आप लोगों को अच्छे से पता है कि महिलाओं के शौर्य, पराक्रम और त्याग एवं बलिदान से हमारे देश का इतिहास भरा पड़ा है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां की नारियों ने, यहां पर नारियों के शौर्य के ऊपर हम प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे हैं दुनिया भर की महिलाओं के, किंतु भारत में महिलाओं का जो पराक्रम एवं बलिदान रहा है, स्पेशली अपनी अस्मिता को बचाने को लेकर के, दुनिया में ऐसा उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिलता। तो दुर्गावती ने अपने सेनापति से बोला कि वह उनकी हत्या कर दे। सेनापति ने करने से इनकार कर दिया तो रानी दुर्गावती ने खुद को ही कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली और इस तरह वो जीते जी इन लोगों के हाथों नहीं आई। तो इस तरह गढ़कटंगा का भी जो हिस्सा था वह हिस्सा भी अकबर के अधीन आया। किंतु यहां आप एक चीज देखेंगे कि अकबर की यहां भूमिका एक खलनायक के रूप में आप देख रहे होंगे। रीजनल शासकों को हराना और इन लोगों ने जो था वो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी तो उनसे जबरन अधीनता स्वीकार कराना, उनके विरुद्ध बल प्रयोग करवाना, उनके हिस्सों पर कब्जा करना, उनके जो रेवेन्यू जो वो किसानों से वसूल करते थे उस पर वो अपना कब्जा जमाना या किसी भी तरह से पड़ोसी राज्यों के माध्यम से संधि करके उन पर दबाव डालना, ऐसा अकबर, अन्य शासकों के समान अकबर भी ये काम किया करता था। किंतु यहां आपको ये याद रखना है कि ये भी एक शासक थे और अकबर भी एक शासक था। ये कोई भारत देश नहीं था जो आगे जाकर राष्ट्रवाद का उदय हुआ भारत के अंदर 1857 की क्रांति के बाद। उस समय ऐसा नहीं था। ये केवल अपने ही एरिया को अपना देश समझते थे, इन्हें भारत से कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए आप ये नहीं समझेंगे या आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि कैसे इन लोगों ने हिंदू शासकों को खत्म करा। यहां आप हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए भी मैं आपको एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल देता हूं। अकबर का 1576 में संघर्ष हुआ था महाराणा प्रताप के खिलाफ और 15 एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको बता रहा हूं।
1576 में जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर में, तो जो महाराणा प्रताप थे या जो राणा प्रताप थे, इनका जो सेनापति था उसका नाम था हकीम खान। उसका नाम था हकीम खान, जो महाराणा प्रताप का सेनापति था। और जो अकबर का सेनापति था उसका नाम था राजा मानसिंह। राजा मानसिंह, ये क्षत्रिय थे राजा मानसिंह भी। अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक का सेनापति हिंदू है और ऊपर से राजपूत ही है जिसके खिलाफ संघर्ष होना है, राणा प्रताप के खिलाफ, और इनका जो सेनापति है वो एक मुस्लिम है और संघर्ष अकबर के खिलाफ युद्ध उसको लड़ना है। इससे ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये युद्ध केवल और केवल क्षेत्र विजय को लेकर था, ना कि सांप्रदायिक आधार पर था। अगर सांप्रदायिक आधार पर होता तो हमें यह स्वरूप देखने को नहीं मिलता। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध। तो इस तरह हमने देखा कि गढ़कटंगा के क्षेत्र पर भी अकबर ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसके बाद वर्ष 1572 में 1572 में अकबर का गुजरात अभियान हुआ। अकबर का गुजरात अभियान हुआ और उस समय गुजरात के शासक थे मुजफ्फर खान। गुजरात के शासक थे मुजफ्फर खान। इस मुजफ्फर खान के अगेंस्ट युद्ध में अकबर ने जीत दर्ज करी और सूरत और भरूच का बंदरगाह, इस दोनों को नहीं भूलेंगे, सूरत और भरूच का बंदरगाह, इन दोनों पर अकबर ने कब्जा स्थापित किया। और बंदरगाहों पर कब्जा स्थापित करना समुद्री व्यापार के लिए बहुत जरूरी माना जाता था। और आपको पता ही होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 एडी में आई थी, 1600 ईस्वी में, और अकबर का शासनकाल 1605 तक चला। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यूनिट भी अकबर के शासनकाल में ही स्थापित की गई थी। तो कहते हैं कि अकबर ने जो सूरत और भरूच के बंदरगाहों पर जब उसने कब्जा स्थापित किया तो यहीं से पुर्तगालियों के साथ इनके संबंध बनना शुरू हुए। और पहली बार, जो कि ये प्रश्न पेपर में बहुत बार आया है कि अकबर ने पहली बार समुद्र कब देखा था या किस युद्ध के बाद देखा था, तो माना जाता है कि अकबर ने पहली बार समुद्र भी इसी समय देखा था जब उन्होंने सूरत और भरूच के बंदरगाहों पर कब्जा किया था गुजरात विजय के बाद। फ्रेंड्स, माना जाता है कि अकबर ने जब गुजरात जीता तो गुजरात विजय के ही उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। फतेहपुर सीकरी आगरा के निकट ही स्थित है, अकबर की राजधानी थी, हालांकि वो आगरा का ही एकदम ट्विन सिटी है। तो जो फतेहपुर सीकरी है वहां पर बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। और फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना भी अकबर ने अपने बेटे सलीम के जन्म दिवस के अवसर पर की थी। सलीम यानी कि जिन्हें आगे जाकर जहांगीर कहा गया, अकबर के ही बेटे थे। और चूंकि अकबर शेख सलीम चिश्ती, जो कि एक सूफी संत थे, उनके मुरीद थे, उनके शिष्य थे, इसीलिए अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम, शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही रखवाया था। तो इस तरह अकबर ने गुजरात अभियान में भी जीत दर्ज की। इसके बाद अकबर का राजपूतों के साथ संघर्ष प्रारंभ हुआ। अकबर ने जब राजपूतों के साथ युद्ध लड़े तो इसमें अकबर ने दो नीतियां अपनाई। एक तो अकबर की नीति यह थी कि अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिसमें आमेर की राजकुमारी जोधाबाई से अकबर ने निकाह किया। और इस तरह आमेर के किले और आमेर का जो राजघराना था उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अकबर के वह संबंधी बन गए। तो ऐसे में अगर कोई अन्य राजपूत शासक अकबर के खिलाफ लड़ता था या युद्ध करता था तो आमेर का जो राजघराना था वो सदैव अकबर का ही साथ देता था, जिसे हम
हल्दी घाटी के युद्ध में समझ सकते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप का साथ किसी भी राजपूत शासक ने नहीं दिया था और वो अकेले पड़े रहे थे और उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो संघर्ष था वो अकेले ही अकबर के विरुद्ध लड़ा था। इसलिए महाराणा प्रताप को भारत में एक सम्मान की दृष्टि से भी देखा जाता है कि चाहते तो वो अधीनता स्वीकार कर लेते अकबर की। अकबर तो यहां तक बोल दिया था कि वो जो चाहे वो महाराणा प्रताप के लिए वो देने को तैयार है। उनको कितने मनसब, 5000 मनसबों से भी अधिक मनसबों का वो रेंज बढ़ाना बदल देते कि भाई अधिकतम 5000 कहते थे कि मनसबों का स्टेटस जो मान सिंह को दिया हुआ था, कहते थे इनके लिए हम ये चाहें तो 10,000 मनसब से भी अधिक मनसब इनको दे देंगे, लेकिन ये एक बार अधीनता स्वीकार कर लें। लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं करी और जैसा कि आप जानते हैं कि वो घास की रोटी खा करके उन्होंने अपना जीवन चलाया था जंगल में निर्वासन के दौरान। तो वर्ष 1576 में अकबर का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप के साथ। महाराणा प्रताप बनाम अकबर या वर्सेस अकबर। इस युद्ध को हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से, इस युद्ध को हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। हल्दी घाटी चित्तौड़ के क्षेत्र में ही आती है और इसे मेवाड़ का भाग या मेवाड़ साम्राज्य का हिस्सा माना जाता था। तो जो महाराणा प्रताप थे, जो सिसोदिया वंश के थे, इनके पिताजी का नाम था उदय प्रताप, राणा उदय प्रताप, राणा उदय प्रताप। राणा उदय प्रताप से अकबर का संघर्ष हुआ था 1567 में, 1567। किंतु राणा उदय प्रताप की जब डेथ हो गई तो फिर उनके पुत्र महाराणा प्रताप जो थे, इन्होंने गद्दी संभाली और अकबर के विरुद्ध इनके जो पिताजी का जो अभियान था, क्योंकि कहते हैं कि इनके पिताजी ने ही मना किया था कि इन मुगलों की अधीनता स्वीकार मत करना, तो महाराणा प्रताप अपने पिताजी का ही वचन निभा रहे थे और उन्होंने इस हल्दी घाटी युद्ध को जारी रखा। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर अकबर की सेना ने रक्तपात किया। बड़े पैमाने पर अकबर की सेना ने यहां पर चाहे पुरुष हो, महिला हो, इवन किन्नर, क्योंकि उस समय किन्नरों को भी रखने का शुभ माना जाता था, किन्नरों की भी उपस्थिति, तो सभी को अकबर की मुगल सेना ने खत्म किया। बड़े पैमाने पर जो मेवाड़ के जो सेनापति थे वो मारे गए, महिलाओं एवं बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। कुछ भाग गए, जो भाग गए वो जान बचाने में सफल रहे, कुछ महिलाओं ने जोहर कर लिया। तो इस तरह मेवाड़ में भीषण रक्त क्रांति देखने को मिली थी जब मुगल सेना ने चित्तौड़ अभियान चलाया था। इस अभियान में जो महाराणा प्रताप थे वो तो जंगल में भाग गए अपनी एक बच्ची को लेकर के। उनकी एक बच्ची थी, उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय वही थी, तो चेतक उनका घोड़ा था, उस पर ही लेकर के वो जंगल की तरफ भाग गए। कहते थे कि उस बच्ची अपना चाहते तो कोई भी कीमती सामान लेकर भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने भोजन भी नहीं रखा, उन्होंने कोई ये भी चीज नहीं रखी कि भाई कुछ समय के लिए वो अपना जीवन कैसे निर्वहन करेंगे। ना ही उनके पास कोई धात्विक मुद्रा थी, ना उनके पास कुछ पैसे थे, या ना ही उनके पास उस समय के कोई बहुमूल्य रत्न रहे थे। उनके पास जब भोजन ही की सामग्री ही नहीं थी तो बाकी चीजों की तुम कल्पना कर सकते, कुछ भी नहीं था। केवल और केवल अपनी बेटी को लेकर के, क्योंकि वो उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी, वो 8-10 साल की बच्ची को लेकर के वो चले गए और जंगल में जाकर घास की कहते हैं रोटियां बनाकर महाराणा प्रताप ने अपना जीवन निर्वहन किया। यहां पर अकबर की सेना जब चित्तौड़ के किले में पहुंची तो कहते हैं कि चित्तौड़ के जो बचे कुछ लोग थे, कुछ तो मारे गए थे, कुछ बच गए थे, तो उन्होंने जब उन्हें पता चला कि अकबर, हमारे क्षेत्र पर अकबर ने कब्जा कर लिया है और हमारा राजा राणा प्रताप, क्योंकि राणा प्रताप की वो लोग बहुत इज्जत करते थे, तो उन लोगों ने अकबर पर पत्थरबाजी करी, अकबर की सेना पर पत्थरबाजी करी। और अकबर को जब ये पता चला कि वो भले युद्ध जीत चुका है किंतु फिर भी मेवाड़ की जनता अकबर की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो अकबर ने मेवाड़ को अपने मुगल साम्राज्य में मिलाने का फैसला नहीं किया। 1597 तक संघर्ष चलता रहा, लेकिन अकबर ने डिसाइड किया कि इस हिस्से को मैं अपने में नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि अकबर एक चीज पर और बिलीव करता था कि वो युद्ध विजय के साथ साथ
वो दिलों को भी जीतने पर विश्वास करता था। कहता था कि भले हमने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, किंतु नागरिक हमारी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे। इसका मतलब यह हुआ कि महाराणा प्रताप एक योग्य शासक है और जनता उसको बेहद प्यार करती है। ऐसे में हम अगर जाकर के वहां कब्जा कर लेंगे तो वो जनता घुट घुट कर जिएगी। इससे बेटर होगा कि हम शासन ही ना करें। तो कहते हैं कि 1605 के बाद जब अकबर की डेथ हुई, उसके बाद जहांगीर ने मेवाड़ को मनसबदारी व्यवस्था के अंदर शामिल किया था। जहांगीर ने किया था मेवाड़ को। अंतिम ऐसा प्रांत था जिसको जीतने के बाद भी अकबर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य के अंदर नहीं मिलाया। ये आज का फैक्ट ऑफ द डे है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि वह कौन सा ऐसा प्रांत था जिसे अकबर ने विजय प्राप्त करने के बावजूद भी अकबर ने इसको अपने मुगल साम्राज्य में नहीं मिलाया। आंसर है मेवाड़। इसके बाद अकबर का दक्षिण भारत अभियान हुआ और दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण किला था अहमदनगर। अहमदनगर अहमदनगर में एक महिला का शासन था और उस महिला का नाम था चांद बीबी। चांद बीबी, ये महिला का नाम भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। अकबर ने चिट्ठी लिखी थी कि वह भी अहमदनगर प्रांत को मुगल साम्राज्य में विलीन कर दे। चांद बीबी ऐसा करने से चांद बीबी ने मना कर दिया और इसका परिणाम जो भी हो वो भुगतने को तैयार हुई, यानी कि युद्ध होगा तो युद्ध के लिए तैयार हो गई। जब चांद बीबी और अकबर की सेना में युद्ध हुआ तो इस युद्ध को अहमदनगर का युद्ध कहा जाता है। और आप देखें, अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया इसमें एक भी युद्ध अकबर हारा नहीं। चाहे वो गढ़कटंगा का था वो भी जीत दर्ज करी, मेवाड़ का था वो भी, गुजरात में मुजफ्फर खान के साथ था वो भी जीत लिया, मालवा में बाज बहादुर के अगेंस्ट था वो भी अकबर जीता, राजपूतों को वैवाहिक संबंध करने पर मजबूर कर दिया। तो अकबर का जो ट्रैक रिकॉर्ड था अभी तक 100% चल रहा था। अकबर ने कोई युद्ध नहीं हारा। लेकिन जब उसने अहमदनगर का युद्ध लड़ा चांद बीबी के अगेंस्ट, तो चांद बीबी एकमात्र ऐसी शासिका थी जिसने अहमदनगर के प्रथम युद्ध में अकबर को हरा दिया। तो चूंकि अकबर ने अपने जीवन में केवल और केवल एक ही युद्ध हारा, उसके अलावा कभी कोई युद्ध नहीं हारा, तो जब वो एक ही युद्ध हारा तो समझ सकते हैं परीक्षा के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। तो अहमदनगर में चांद बीबी की सेना को जब अकबर ने जब चांद बीबी की सेना से हारा, तो इसके बाद अकबर ने अहमदनगर के ही विरुद्ध दूसरी बार अपना अभियान चलाया और दूसरे अभियान में अकबर ने चांद बीबी को हरा दिया। या अहमदनगर के द्वितीय युद्ध में अकबर ने जीत दर्ज करी। तो इस तरह अकबर ने अहमदनगर के प्रथम युद्ध में तो वो हार गया चांद बीबी से, दूसरे युद्ध में वो जीत गया। भले ही दूसरे युद्ध में जीत गया हो, भले ही अहमदनगर को भी उसने मुगल साम्राज्य के अंदर मिला लिया हो, किंतु फिर भी चांद बीबी का नाम इसलिए भी इतिहास में अमर है क्योंकि उसने अकबर को युद्ध में पराजित कर दिया था। तो ये अकबर की कुछ युद्ध विजय थी जिसके बारे में हमने वीडियो के इस सेक्शन में देखा। वीडियो के अगले सेक्शन में या अगले वीडियो में हम लोग अकबर की धार्मिक नीति पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो अकबर के एक विवादित कृत्य थे जिसके कारण अकबर की आलोचना की जाती है। किंतु अकबर को अगर इतिहासकार महान बोलते हैं तो उसके लिए उसकी धार्मिक नीतियां, उसकी सामाजिक नीतियां एवं उसके प्रशासनिक सुधार थे जो लंबे समय तक जिन्होंने भारत को प्रभावित किया। यहां तक कि सती प्रथा पर भी अकबर की जो प्रतिक्रिया थी, पर्दा प्रथा पर अकबर की जो प्रतिक्रिया थी, जजिया कर को लेकर के या इबादत खाने में सभी धर्म अध्यक्षों को बिठा करके धार्मिक संवाद करना, ये सभी जो कार्य जो अकबर करता था, यहां तक कि अकबर के ही शासन काल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। ऐसे हर वो साहित्यकार को अकबर प्रश्रय प्रदान करता था, अकबर संरक्षण देता था। अकबर का नजरिया धार्मिक कट्टरवादिता की ओर नहीं था। तो भले गोस्वामी तुलसीदास जी का कोई संबंध अकबर से नहीं रहा हो, किंतु उन्हीं के शासन काल में यह पुस्तक रामचरितमानस लिखी गई और प्रसिद्ध भी हुई।
इनसे पूर्व मलिक मोहम्मद जायसी ने शेर शाह सूरी के शासनकाल के समय पद्मावत लिखी थी, जो चित्तौड़ की रानी पद्मावती के ऊपर थी। लेकिन पद्मावत जो पुस्तक थी, वो पुस्तक ने प्रसिद्धि प्राप्त करी अकबर के शासनकाल में ही, भले लिखी गई थी वो शेर शाह सूरी के शासनकाल में। तो इस तरह आप देखें तो पद्मावत जैसे महाकाव्य लिखे गए, रामचरितमानस जैसे महाकाव्य लिखे गए, और भी काफी ऐसी रचनाएं, चाहे केशवदास की हों, काफी ऐसी रचनाएं लिखी गई। तो कहते हैं कि अकबर का शासनकाल साहित्य के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है, अवधी भाषा का चरमोत्कर्ष माना जाता है। जो सूरदास के समय ब्रज भाषा 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी के समय जो ब्रज भाषा हिंदी साहित्य की सबसे अग्रणी भाषा थी, ये अवधि का दौर था। और अवधि हिंदी साहित्य में अकबर के शासनकाल में ही एक ब्रज भाषा से अधिक ऊपर हो गई और साहित्य की मुख्य भाषा के रूप में अवधी भाषा को स्वीकार किया गया। तो अवधी भाषा पर ही ये दोनों अवधी भाषा में ही ये दोनों महाकाव्य लिखे गए हैं, पद्मावत भी और रामचरितमानस भी। तो इस तरह हम आने वाले वीडियो में अकबर के द्वारा किए गए स्थापत्य के कार्य, जैसे कि आगरे के किले का निर्माण और फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा, तो थोड़ा बुलंद दरवाजा को भी हम लोग पर्टिकुलर एक टॉपिक मानकर देखेंगे, क्योंकि रेड सैंडस्टोन का यूज दोनों में किया गया है। सबसे ज्यादा रेड सैंडस्टोन का यूज इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, पहले से होता आ रहा था, बट सबसे ज्यादा लाल बलुए पत्थर का उपयोग अकबर के शासनकाल में हुआ। तो हम लोग उसको देखेंगे। इसके बाद फिर सामाजिक धार्मिक नीतियां जो अकबर की रही हैं या प्रशासनिक नीतियां, उसको भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।